बात है, 0 जो है लेस देन इज इक्वल्स टू बी। अब इसमें से कुछ भी चलेगा, लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे या इक्वल्स टू वाली करे, तो आपका सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, क्योंकि लेस देन वाली तो कर ही रहा है सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये ट्रू है। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालने के बाद मैंने लिखा है ए कॉलन बी। तो आप जब भी स्टेटमेंट ट्रू है, कोई भी जो आपका एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, तो आंसर वो आएगा जो कि, कौन बता रहा है आंसर क्या आएगा? लेफ्ट में हो, जो एक्सप्रेशन 1 जो हाँ एक्सप्रेशन जो टू एक्सप्रेशन है, आता। हाँ, मतलब कि 2 एक्सप्रेशन टू है। एक्सप्रेशन 2 हाँ, तो एक्सप्रेशन टू का जो भी आंसर होगा, यहाँ पे ए लिखा है तो ए आएगा, बी लिखा होता तो बी आ जाता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए ही लिखना जरूरी है, आप बी लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ ए लिख सकते हो। तो अब आंसर यहाँ पे बी आएगा क्योंकि ये ट्रू है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या किया 10th लाइन में, सी आउट। सी आउट मतलब ये लाइन जो भी लिखूंगी सीधा का सीधा प्रिंट करा देगा कंसोल विंडो पे। कंसोल विंडो क्या होती है? जिसके ऊपर जो आपका पेज होता है ना, जो प्रिंटर में पेज डालते हो ना, वो आपकी कंसोल विंडो है। आप यूं समझो, जिसके ऊपर भी प्रिंट होके आएगा वो आपकी कंसोल विंडो है। ठीक है, तो सी आउट सी मतलब कि जब भी आपको कोई एज इट इज कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप डबल कॉमास में लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद लेस देन का साइन डाल के सी लिखा है। अब सी अगर बिना कॉमास के है तो इसका मतलब ये है कि सी की वैल्यू उठा के डालो। देखो, इस वाले सी में और इस वाले सी में फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सी? The first C is only you're explaining the fact that जो भी आपने inverted commas के अंदर लिखा है, suppose A B C लिखा होता ना, A B S लिखा होता, सब कुछ as it is A B S ऐसे के ऐसे प्रिंट करा देता। ठीक है, तो यहाँ में C लिखा है तो हम लिखते हैं ना अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, भाई C इज इक्वल्स टू 5, तो वो C इज इक्वल्स टू आपका इस कॉमास के अंदर है। उसके बाद 5 जो है ना, C इज इक्वल्स टू 5, ये 5 क्या है? वैल्यू थी C की। तो द वैल्यू ऑफ C इज C, और C की वैल्यू क्या थी? 9th एक्सप्रेशन में देखो, ये C की वैल्यू हमने डिफाइन की थी। तो जो भी C की यहाँ से वैल्यू आएगी वो सीधा सीधा प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या आनी चाहिए C की? यहाँ पे क्योंकि एक्सप्रेशन ट्रू था तो फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है बी वो उठा लेगा और सी की वैल्यू वही प्रिंट करा देगा। अब देखो जरा, बी की वैल्यू क्या दी थी? बी की वैल्यू दी थी 1, तो सी की वैल्यू को 1 प्रिंट कराना चाहिए। उसके बाद जब भी प्रोग्राम एंड करना हो तो रिटर्न 0 लिखना इज अ गुड प्रैक्टिस, बट बिफोर दैट इट इज नॉट वेरी मैंडेटरी टू राइट इट। आप इसके बगैर भी प्रोग्राम चला सकते हो, बट हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू हैव दिस प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छी बात होती है लिखना। एग्जीक्यूट में जाओ, कंपाइल एंड रन, सेव कर दो फाइल को। उसके बाद देखो C is equals to 1। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? क्लियर। सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट हो? देखो यहाँ पे ना, आप वो मत करना कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप पूछ लो। क्लास में तो नहीं पूछ सकते, या कोई हेजिटेट करता हो, वैसे हेजिटेट करना नहीं चाहिए, पर फिर भी लगता है कि हेजिटेशन होता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पूछ लो जो भी पूछना है। अगर मुझे आता होगा तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, चलो, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलो, तुम नहीं पूछोगे तो मैं पूछ लूंगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी वैसे आज थोड़े नए लोग हैं इसलिए मैं दोबारा बता देती हूँ कि इन माय फर्स्ट ईयर आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस लैंग्वेज, एनी कंप्यूटर लैंग्वेज एक्चुअली, क्योंकि आई वाज नॉट फ्रॉम आईपी बैकग्राउंड। क्योंकि कई लोगों ने 11th-12th में थोड़ा कंप्यूटर ले रखा हो तो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि कैसे कोडिंग होता है, थोड़ा बेसिक्स पता होता है उनको। मे बी C++ लैंग्वेज रहा है कहीं कहीं स्कूल्स में, आई डोंट नो। मेरे क्लास के काफी बच्चों को आइडिया था। तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था, बिकॉज टीचर्स को भी लगता है कि हाँ थोड़ा कॉलेज स्टूडेंट है, जल्दी ग्रास्प करेंगे, उनका कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो नहीं आता था, तो उसके बाद मैं काफी स्ट्रगल करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के सीखा, कहीं से बेसिक, सिर्फ बेसिक सीखा। ठीक है, तो उसके बाद जाके मुझे मालूम चला कि हाँ एक्चुअली कितना बड़ा टास्क होता है, कि भाई कंप्यूटर लैंग्वेज ना आती हो तो मतलब कुछ नहीं आपको। ठीक है, तो अगर किसी को भी, देखो मैं अपने आप को फ्रॉम हार्ट टू हार्ट आई हैव टोल्ड यू वॉट एवर आई फेल्ट लाइक। आपको कोई भी डाउट हो या हेजिटेट मत करना, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से थी फर्स्ट ईयर में, जब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा था। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ये वैसे हमारा लास्ट क्लास था,
थोड़ा सा मैं बता दिया। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट या फिर ऑटोमेटिक फंक्शन, ऑटोमेटिक फंक्शन। अब देखो इम्प्लिसिट या फिर ऑटोमेटिक का मतलब क्या है। अच्छा ये बताओ, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टर्म सुने आपने, नाम सुना है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, इंग्लिश में सुना हो कहीं? किसी को कुछ आइडिया हो? नो आइडिया? दी मैथमेटिक्स में सुना है एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट। हाँ हाँ, मैथमेटिक्स में सुना है। कौन से चैप्टर में सुना है? डिफरेंशिएशन। हाँ डिफरेंशिएशन में। हाँ, ऑल्दो मुझे भी इतना ही याद था कि डिफरेंशिएशन में सुना है, आगे याद नहीं आ रहा कि उसमें करते क्या थे। बेसिकली इसमें शायद फंक्शंस, एक तो हिंदी में बोलूं तो एक तो होता है कि स्पष्ट फंक्शन, मतलब जिसमें एक्स जो वेरिएबल होता है वो फिक्स होता है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो फिक्स वगैरह कुछ होती है। क्लियर हो जाती है। चलो कुछ आप यहाँ से कनेक्ट कर पाओगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट से, पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है, बट इट्स ओके, विल सी व्हाट इज इट। देखो इम्प्लिसिट में मैंने x की, आपने जैसे कहा कि x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है, मैंने x नाम का, अच्छा ये बताओ 2 3 4 लाइन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये मैंडेटरी है राइट करना, लिखना। तो इसके बाद हमने मेन बॉडी शुरू की विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि हमारा मेन कोडिंग पार्ट है। इसके अंदर मैंने एक इंट टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल का नाम दिया है x, जिसकी मैंने वैल्यू स्टोर करा दी ऑटोमेटिकली, जो कि मैं अभी से करा रही हूँ, दैट इज 10। ठीक है, और मैंने क्या किया, फ्लोट y। फ्लोट क्या होता है, जो भी नए हैं उनको बता देती हूँ। फ्लोट अगर आपको डेसिमल नंबर टाइप, जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं ना डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे डेसिमल को फ्लोट बोलते हैं, सीधी बात। ठीक है, तो अगर आपको डेसिमल टाइप नंबर स्टोर कराना है तो आपको डेटा टाइप का नाम क्या है, फ्लोट। उसके बाद जो भी वेरिएबल है आप उसका लिख के फिर सेमीकोलन। मैंने y को कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, y एक खाली वेरिएबल है। x की मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी है ऑलरेडी, जिसकी 10 वैल्यू है। अब मुझे करना क्या है, अगर मैं चलो फ्लोट भी नहीं देती हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे CHAR लिखते हैं। चलो यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा आपका। CHAR जो प्रीवियसली अटेंड किया है, थोड़ा बताएंगे मुझे CHAR क्या था? कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप वैल्यूज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैरेक्टर और क्या होता साइज है? 1 होता है इसका वो। साइज 1 होता है, वेरी गुड। जैसे कोई नेम या फिर कोई, हाँ वेरी गुड, कोई अल्फाबेट वगैरह आपको स्टोर कराना है तो हाँ सिंबल, यस वेरी गुड। मतलब ज्यादातर अगर हम बात करें तो आपका नंबर्स को छोड़ के, जैसे 1 2 3 4 इन सब को छोड़ के कोई और ऐसा स्टफ है, जैसे कोई सिंबल हो गया, प्लस माइनस नेगेटिव, कोई लेटर हो गए, ठीक है, ABCD। सपोज मेरा नाम है दिनेश, प्रिंट कराना है, मयंक प्रिंट कराना है, कुछ भी प्रिंट कराना है, तो यू यूज कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना गाइस। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है कि y इज इक्वल्स टू एक्स, मैं एक लाइन लिखती हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स, उसके बाद मैंने सेमी कॉलन डाला, फिर मैंने क्या डाला, सी आउट y, सी आउट y इज इक्वल्स टू y। पहले मुझे ये बताओगे कि इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है, जो भी कुछ लिखा है उसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? कि y इज इक्वल्स टू x है। y इज इक्वल्स टू एक्स है। अच्छा एक सेकेंड होल्ड करना। अच्छा ये बताओ इसका क्या मतलब है? x इज इक्वल्स y टू की y वैल्यू है। एक्स असाइन कर। हाँ वैसे दोनों ने सही बोला है, पर जो मतलब लैंग्वेज की मैं बात कर रही थी, वो किसने बोला है, कौन, मुझे मालूम नहीं चलता कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला गाना नहीं गा रही हूँ मैं, किसने बोला था बताओ। नहीं, हाँ, अच्छा अभिषेक ने बोला क्या? चलो तो नहीं देखो, मैंने नहीं बोला थी। मयंक आई थिंक। मयंक ने बोला। हाँ असाइनमेंट वाला तो मैंने बोला था।
हाँ तो बोलो ना, मैंने बोला। तो देखो देखो क्या करना है इसमें, x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स का जो भी फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं उनको जैसे जैसे पॉइंट्स आ रहे हैं मैं क्लियर करती जा रही हूँ। देखो जब भी आप मैथ्स में कोई भी एजम्पशन वाला क्वेश्चन करते हो, लेट x इज इक्वल टू 10, कभी आपने ये लिखा है लेट 10 इज इक्वल टू x? नहीं ना। क्या करते हो, किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट की वैल्यू देते हो। मतलब इतना तो पक्का है कि x वेरिएबल है, 10 कांस्टेंट है कि नहीं वो तो बात की बात है। x वेरिएबल है, x को किसी चीज की वैल्यू देनी है, ठीक है। अब वैल्यू तो उसी चीज की दोगे ना कि जिसकी वैल्यू पता हो, नहीं तो वो भी वेरिएबल हो जाएगा, नहीं तो वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क क्या रह जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज दैट कि वेरिएबल तो वेरिएबल है, मतलब कि उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो आप देखो इन दिस प्रोग्राम आई हैव गिवन x टू बी 10 वैल्यू, मतलब कि एक तरह से x जो है यहाँ पे फिक्स्ड है, इट इज एक्टिंग लाइक अ कांस्टेंट। एंड कैरेक्टर y, ये इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई है, इट इज एक्टिंग लाइक अ वेरिएबल, ठीक है। इफ आई राइट x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है जनरली जब हम मैथ्स लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू वाई, तो x वेरिएबल होता है लेकिन यहाँ x तो फिक्स्ड वैल्यू है। सो ये एरर दिखाएगा आपको। कभी आप कांस्टेंट को वेरिएबल की वैल्यू देते हो क्या? 10 को y की वैल्यू दे दोगे? हाँ, y को 10 की वैल्यू जरूर दे सकते हो। तो इसको पहले तो ठीक करो, y इज इक्वल टू एक्स, ऑलराइट। तो राइट साइड पे वो वैल्यू देनी है जिसको आपको इस वेरिएबल को असाइन करनी है। जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है वो राइट साइड में रहेगी, जो वेरिएबल है दैट कम्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। चलो, इस लाइन का मतलब पूछा था मैंने, मतलब ये हुआ कि y को x की वैल्यू दे दो, ठीक है। तो चलो रन करके देख लेते हैं, रिटर्न 0 करके। अच्छा, 9th लाइन में सिर्फ प्रिंट कराया y की वैल्यू को, एंड 10th लाइन सेज रिटर्न 0, प्रोग्राम एंड, ठीक है। कंपाइल एंड रन करा के देखें। चलो लेट अस सी। ऑलराइट, y इज इक्वल्स टू, आगे कुछ आया ही नहीं, कोई देख रहा है क्या? वहाँ पे ट्रॉफी लगानी थी। हाँ मेरे भी ये यार y इक्वल टू आगे कुछ आया नहीं। ये आपने इसमें नहीं सही है ये तो। वेक्टर टाइप वैल्यूज लगते हैं इसलिए आएगा नहीं। जी बिल्कुल, है ना। तो आप सही इससे ही निकला कि अब आप देखो ध्यान से 7th लाइन को देखो कि कैरेक्टर टाइप y था, मतलब कि y के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो कि कांस्टेंट ना होके कोई सिंबल, कोई कैरेक्टर टाइप वैल्यू आएगी। तो y को, अब जो कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर है, उसने क्या सोच रखा है कि y के अंदर तो वही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपने खुद से डिफाइन कर दिया ना कि y जो है कैरेक्टर टाइप है। तो उसको इतना पता है कि 10 को छोड़ के, अगर ये 10, अभी देखना एक चीज, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे ना तो लेट अस सी कि क्या आंसर आता है। चलो अब ऐसे देखते हैं, वैसे आएगा नहीं आंसर बट स्टिल, हाँ ये देखो, हाँ आ गया आंसर, y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ऐसा क्यों हो गया, जो भी आप सिंगल कॉमास के अंदर लिखोगे ना वो एक कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो एज इट इज जो भी आपने अंदर लिखा है वो सीधा जाके प्रिंट करा देगा वहां पे, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे तो 10 प्रिंट कराना था ना, x थोड़ी प्रिंट कराना था। तो मैं अगर ऐसे लिखती हूँ तो गलत हो रहा है। अब देखना जरा, इसको मैं फ्लोट लिखती हूँ। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल वैल्यूज। सॉफ्टवेयर को हमने ये बता दिया कि y के अंदर वो वैल्यूज डल सकती हैं जो कि डेसिमल टाइप वैल्यूज हैं। अब अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स लिखूं, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू y को दे दो, है ना। तो x की वैल्यू 10 थी, वो y को दे दो। तो देखते हैं कि देता है कि नहीं देता है, कंपाइल एंड रन करा के देखते हैं। दे दिया, ये देखो y इज इक्वल टू 10 दे दिया। अब कोई बताएगा कि क्यों दे दिया? क्योंकि फ्लोट में डेसिमल्स आ सकते हैं। हाँ, फ्लोट के अंदर डेसिमल्स आ सकते हैं। डेसिमल वैल्यू, पॉइंट के बाद इंटीजर 0 वैल्यू भी लेता है फ्लोट और डेसिमल वैल्यूज भी लेता है। हाँ, बिल्कुल। इंटीजर वैल्यू डेसिमल में ही आती है। हाँ, तो मतलब कि एक्चुअली क्या है, कहीं कहीं सॉफ्टवेयर, मेरे पास डेव है, आप सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। वैसे तो फ्लोट और इंट दो अलग अलग टाइप के डाटा टाइप्स हैं, मतलब कि वो डेसिमल हुआ, वो सिंपल नंबर्स हुए। तो लेकिन कहीं कहीं सॉफ्टवेयर इसमें भी एरर दिखा देते हैं, मेरे वाला नहीं दिखाता, क्योंकि आप एक तरह से, अगर मैंने सपोज करो आपकी जो वैल्यू है, ऐसे कर देते हैं थोड़ा, ये ऐसे कर देते हैं फ्लोट,
मैंने इसको दे दिया 10.5, ठीक है। फ्लोट x इज इक्वल टू 10.5। मैंने क्या किया, y को लिखा है इंट y, ठीक है। y के अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्या ये प्रोग्राम रन करेगा? नहीं रन करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। 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 करेगा करेगा। करेगा। और कोई? एक बार फिर से दिखाना। हाँ देखो देखो देखो, ये देखो, नहीं करेगा। नहीं करेगा। रन तो नहीं करेगा। नहीं मतलब करेगा। मेरे को तो वो आंसर फाइव से मतलब है, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। आंसर आएगा। आंसर नहीं आएगा? आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है? नहीं करना चाहता? कुछ भी बोल दो, इसमें क्या बड़ी बात है। आंसर आएगा लेकिन 10 आएगा। चलो चलो, जो भी था अब देख लेते हैं, सस्पेंस खोल देते हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अरे वाह, मतलब जो है सही बोला है आंसर अभिषेक ने। आंसर तो आएगा। पहली बात तो ये गलतफहमी निकाल दो कि आंसर नहीं आएगा। आंसर तो आया है, और आंसर आया भी करेक्ट आया है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10 आया है। अब जरा y की वैल्यू को देखो, साइड बाय साइड रखा हुआ है मैंने। अब जरा दोबारा से पढ़ो इस कोड को और दोबारा से देखो कि ये क्या हुआ। उसने डेसिमल पार्ट को हटा के इंटीजर दे दिया। है ना। फ्लोट जो तो था, इंटीजर वैल्यू से हाँ इसलिए उसने इंटीजर वैल्यू को उठा लिया बस। बिल्कुल बिल्कुल। इंट y मतलब उसको इंटीजर वैल्यू से मतलब था। उसने x की वैल्यू को 0.5 हटा दिया, मुझे कुछ नहीं लेना देना 0.5 का, 10 को एज इट इज प्रिंट करा दिया। बट कुछ सिस्टम ये नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब किसी में नहीं रन कर रहा हो तो मुझे मत बोलना, क्योंकि मेरे में तो करता है, ठीक है। और जो करेक्टर वाला था, चलो ये तो फ्लोट और इंट फिर भी रिलेटेबल हैं कि इंटीजर को फ्लोट की वैल्यू या फ्लोट वाले को इंटीजर की वैल्यू देना फिर भी रिलेटेबल है। वो ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि आपके फ्लोट वाले नंबर को काट के इंटीजर टाइप वैल्यू दे देगा, जैसे कि इस केस में हो रहा है, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर और इंट या फिर फ्लोट, सीधा आप नंबर से कैरेक्टर में अगर आप ट्रांसफर मतलब कि स्विच करना चाहो कि भाई किसी नंबर को आप किसी भी कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को आप नंबर उठा के दे दो वैल्यू, तो वो नहीं पॉसिबल। उसमें क्या किया जाए, उस केस में क्या किया जाए, उसके लिए जो है ना, अच्छा पहले तो ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे इंट लिख देती ना और यहाँ पे 10 लिख देती, तो ये जो है ना इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन है। कैसा? आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मतलब कि x को y की वैल्यू दे रहे हो और दोनों के दोनों सेम डेटा टाइप है, मतलब कि ये बात है कि दोनों के दोनों सेम डेटा टाइप में एक्सचेंज ऑफर पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स क्या है कि एक दूसरे को अपने अपने असाइनमेंट्स कॉपी करके, मतलब यार तू भी क्या याद रखेगा, ले ले, है ना, ऐसे करके दे सकते हो, ठीक है। पर आप सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर वाले को अगर आप अपनी असाइनमेंट दे दो तो उसके किस काम की, उसका तो हो लिया ना, उसका तो खत्म हो गया ना। तो क्या करेगा कि फर्स्ट ईयर वाले को दे देगा। जैसे हमने फ्लोट और इंट वाला केस किया कि फ्लोट वाले ने, सपोज करो कि सेकेंड ईयर वाला फ्लोट वाला है, तो अगर वो अपनी असाइनमेंट फर्स्ट ईयर वाले को दे रहा है तो इंटीजर को दे देगा, चलो फिर भी चलता है। लेकिन ये तो बहुत ही जो स्विच वैल्यूज है उसके अंदर कैरेक्टर ऑफ और इंट को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाले को असाइनमेंट कॉपी करने के लिए दे सकता है, बट सेकेंड ईयर वाले को नहीं देगा, ठीक है। तो आप देखो इसके लिए हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं बताओ। इसके लिए हम एक्सप्लिसिट फंक्शन का यूज करते हैं, मतलब जो भी मेथड है उस पूरे फंक्शंस को एक तरह से एक्सप्लिसिट नाम दे देते हैं। अब उसका क्या मतलब होता है, अब देखो नई फाइल ले लेते हैं। एक सेकेंड मैं ये कॉपी कर लूं। देखो जहां जिसको समझ नहीं आए पूछ लेना, ठीक है, बार बार कह रही हूँ। देखो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है जिसके थ्रू आप मतलब वैल्यूज इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, स्विच कर सकते हो वैल्यूज, ठीक है। वो सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका क्या है। आप ये मैंने कमेंट शुरू कर दी क्योंकि मुझे काफी कुछ लिखना है अंदर। वेरिएबल 1 देखो कैसे होता है, वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू टाइप वेरिएबल 2, वेरिएबल, ठीक है।
और उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, और उसके बाद आप सेमीकोलन डाल दो, आपका काम खत्म। फिर आप सी आउट करा लेना, फिर आप सी आउट करा लेना। अब फॉर एग्जांपल मैं देके बताऊं तो सपोज करो कि मैंने क्या किया था, पिछला वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। मैंने लिया इंटीजर टाइप x की वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कैरेक्टर टाइप y को डिफाइन कर दिया, ठीक है। इतना काम कर दिया। अब मुझे चाहिए कि मैं 2 वैल्यू y को दे दूं, पर y तो कैरेक्टर है, कैसे दूं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वेरिएबल कन्वर्जन मतलब डेटा टाइप कन्वर्जन लगाएंगे। एक तरह से मुझे क्या करना है कि अब मुझे पता है कि y तो सिर्फ कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करेगा, तो एक तरह से अगर मैं 2 को कैरेक्टर में किसी तरह से कन्वर्ट कर दूं तो y वो वैल्यू ले लेगा। ये बात ठीक है? हाँ ठीक है ना ये बात। तो उस केस में मैं क्या करूंगी कि आप नेक्स्ट लाइन में आओ। अब देखो वेरिएबल 1 मतलब आपका x जो है ना, आपका जो x है एक बार उसको स्टार्टिंग से रिपीट कर दो। स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको इतना समझ में आता, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया। मेरे पास एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसका नाम x है, उसको मैंने 2 वैल्यू दे दिए। इतनी बात स्टोर कर लो। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर टाइप y वेरिएबल को डिफाइन करके रख लिया, ठीक है। इसको भी अलग रख दो। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस 2 को, जो वैल्यू 2 है ना, वो y में डाल दूं। इस 2 वैल्यू को y में डाल दूं। है तो वेरिएबल ही y, तो मैं वैल्यू तो डाल सकती हूँ, पर किस टाइप की वैल्यू डाल सकती हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन दी डेटा टाइप ऑफ y। इसके अंदर तो सिर्फ कैरेक्टर टाइप वैल्यूज डल सकती हैं। ये भी बात ठीक है? नहीं ठीक? हाँ जी हाँ आप एक ठीक बार है। वापस। ठीक है। वापस क्या बताऊं? मेरा भी नेटवर्क चला गया था मतलब। अच्छा एक सेकंड। नेटवर्क चला गया था। चलो नेटवर्क चला गया था, कोई बात नहीं, मैं सीधा प्रोग्राम करके दिखाती हूँ, उससे डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोग्राम पे आते हैं। मैं जरा चेंज कर देती हूँ इसको, जिसको जिसको भी नहीं समझ में आया, जिसका नेटवर्क चला गया था, दोबारा देख लो। हाँ ये तो ठीक है। इंटीजर टाइप आपने सपोज तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं कोई फ्लोट नंबर लेती हूँ, इस टाइप फ्लोट x, ठीक है। फ्लोट x की वैल्यू है 345.56, ठीक है। ऐसे कोई भी वैल्यू ले ली मैंने फ्लोट की। फिर मैंने क्या किया, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है गुड। अच्छा फ्लोट टाइप में नहीं होगा, सॉरी गाइस, मुझे इसको इंटीजर टाइप ही लेना पड़ेगा, बिकॉज इंटीजर टाइप ही कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ देखो ये मैंने दिया इसको 99, ठीक है। इंटीजर टाइप वैल्यू x इज इक्वल टू 99। फिर मैंने क्या किया है, कैरेक्टर कैर y, ठीक है, कैर y किया मैंने, और इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। और अब मैं क्या चाहती हूँ कि 99 वैल्यू को मैं y के अंदर स्टोर करा दूं, लेकिन वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैरेक्टर टाइप है y ना, तो मुझे थोड़ा कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। कन्वर्जन क्या लगाऊंगी, मुझे y को बेसिकली 2 केस हो सकता है, या तो y को x में कन्वर्ट कर लो या फिर x को y में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू, y को इज इक्वल्स टू किया, क्या किया, आप ऐसे करो, x इज इक्वल्स टू, तुमने करते करते मुझे कंफ्यूज कर दिया है, x इज इक्वल्स टू कैरेक्टर y, y इज इक्वल्स टू कैरेक्टर x, ये आएगा। चलो मैं पहले रन करके देख लूं, फिर तुम्हें बताती हूँ। y इज इक्वल्स टू कैरेक्टर x, ठीक है, लिखा तो सही है। फिर y इज इक्वल्स टू x, सी आउट करा दिया, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, अब इस लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर कन्वर्जन कर दिया है। जिसको समझ में आ गया ना, अच्छी बात है, नहीं भी आया तो मैं एक बार दोबारा समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे रन करके देखने दो प्रोग्राम। मेरा खुद का रन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन।
हाँ कर रहे हैं। चलो आप समझाती हूँ। आप बताओ कि किसी को समझ में आ गया वैसे मैंने क्या लिखा? नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो और भी अच्छी बात है। नहीं आया किसी को समझ नहीं आया? पर मैम रन किया जो उसमें वैल्यू क्या आई? वैल्यू उसमें आई, देखिए वैल्यू जो है ये आई जी, y इज इक्वल टू सी वैल्यू आई है, y इज इक्वल टू सी वैल्यू आई है। साइज कैरेक्टर टाइप का 1 होता है इसलिए उसने सी ले लिया। साइज कैरेक्टर टाइप का 1 होता है इसलिए उसने सी ले लिया। अच्छा 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 अच्छा, चलो और कुछ पॉसिबल आंसर्स? बताओ भाई, ऐसे तो मत करो। ठीक मैंने है हाँ। ये कि ए कैरेक्टर साइज 1 होता है। इसमें कैरेक्टर साइज 1 होता है तो सी ले लिया। रिजल्ट समझ में नहीं आया मैम, रिजल्ट क्या आ रहा है मतलब समझ नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं समझ में आ रहा आपको क्योंकि पहली क्लास हमने मिस कर दी थी ना। नहीं, बाद में मैंने वो रिकॉर्डिंग ना की थी, आपने रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग देखी थी फिर तो समझ में आना चाहिए। फर्स्ट क्लास में किया था मैंने डिस्कस, सेकंड क्लास में किया था, पता नहीं यार, फर्स्ट और सेकंड क्लास में की। सेकंड में करा था, सेकंड क्लास लास्ट जो थी। अच्छा फर्स्ट में ही बताया था। चलो ये बता दो किसी को याद हो तो, कि वैसे तो हम जो C++ कोडिंग में ना नंबर्स तो आप एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हो। जो अल्फाबेट्स है ना A to Z, उनको नंबरिंग में वैल्यूज दी होती है, मतलब कि इंटीजर टाइप वैल्यूज दी होती है। तो क्या क्या वैल्यूज थी किसी को याद है? 99 का शायद सी चलेगा। 97 से लेकर 122 तक। 122 तक थी मेरे ख्याल से, है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो एक कैपिटल की भी थी। हाँ 65 से लेकर 90। 65 से लेकर 90। अब आ गया समझ में अब रिजल्ट आ क्या गया है। समझ में? हाँ मैं भूल चुका था मैंने। अरे भूलने का नहीं बाबू, याद रखने का। अरे वो बिहारी वाला बाबू था, ठीक है। ये आ गया। अच्छा चलो, लेट अस कम बैक टू। नहीं आया थी समझ में। नहीं आया? काहे नहीं आया जी? देखिए दोबारा देखिए। अब देखो यार, देखो अब आपको ये चीज समझ में आ गई। 6th और 7th लाइन, पहले आप इसको ध्यान से देखो। ए टू जेड नंबरिंग जो होती है ना, C++ कोडिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर ना नंबर डिफाइन करके रखता है, नंबर डिफाइन करता है अल्फाबेट्स को भी, ठीक है। अगर आपको किसी अल्फाबेट को एज अ नंबर यूज करना है तो नंबर असाइन करके रखता है। नंबर कैसे? स्मॉल A to Z अगर नंबरिंग की बात की जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर, जैसे देखो स्मॉल A को वो 97 नंबर दे देगा, स्मॉल B को 98 नंबर दे देगा, चलते चलते स्मॉल Z को स्मॉल Z को 122 नंबर दे देगा, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल A टू कैपिटल Z क्या करता है, 65 नंबर दे देगा कैपिटल A को, 67 दे देगा कैपिटल C को, चलते चलते Z को 90 नंबर दे देगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इतनी बात समझ में है? हाँ इतनी आ गई। इसमें आ गई मैम। अगर 199 लिखे तो x की वैल्यू X की वैल्यू 199, चलो करके देख लेते हैं, लेट अस सी क्या आता है। मैंने कभी नहीं करके देखा है बट करके लेते हैं। क्वेश्चन मार्क आता है। ओए तेरे, ये कोई सिंबल आया है वैसे तो, मुझे नहीं मालूम ये क्या आया है, मैंने कभी करके ही नहीं देखा। ऐसे मुझे तो सिंबल सिर्फ, की वैल्यू होगी आई थिंक, इसलिए आ रहा है। हाँ मतलब वो ये मैं सिर्फ आपको अल्फाबेट्स का बताया था। वैसे हर किसी सिंबल को भी ना कुछ नंबर डिफाइंड होगा, जो कि मेरे ध्यान में नहीं है अभी, पर आप करके देख सकते हो खुद कि किसको क्या डिफाइंड है। कोई भी रैंडम नंबर टाइप करके देख लो। अभी तो 199 की बात हुई ना, सपोज मैं देती हूँ 45, देख के देखते हैं कि क्या आता है। माइनस आया है, अरे देखो वाह, माइनस आया है।
ठीक है, तो मतलब आप ऐसे भी यूज कर सकते हो किसी चीज को। एनीवेज मेरा तो क्योंकि हमने थोड़ा सा क्लास में डिस्कस किया हुआ था तो मैंने इसलिए इन नंबर्स में से कोई एक उठाया। आप चाहो तो कोई भी रैंडम नंबर लेके दे सकते हो, क्योंकि वेरीफाई करना है इसलिए मुझे पता ही है कि 97 ए को है, इसलिए मैंने वो वाला नंबर उठाए। तो अगर मैं x को वैल्यू देती हूँ सपोज 99, तो 97, 98, 99 स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल ए। 97, हाँ 97 ए, 98 बी, 99 स्मॉल सी। तो अगर मैं क्या किया, फिर कैरेक्टर y को पहले तो डिफाइन कर दिया, फिर मैंने क्या किया, y की वैल्यू बेसिकली x दे सकती थी, लेकिन पहले x को कन्वर्ट करो। x को कैसे कन्वर्ट किया, कैरेक्टर x में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सी आउट y करा दिया, सिर्फ प्रिंट कराया, y को रिटर्न 0 कर दिया। आप जाके देखोगे तो आंसर सी आएगा, ठीक है। देखो आंसर जो है सी आया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? बट हमें अगर ये 99 प्रिंट करवाना हो तो क्या करेंगे? 99 ही प्रिंट कराना है आपको, तो आप ऐसा करो कि फिर तो आपको कैरेक्टर वाई डालने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप इंट ही डाल दो। फिर तो स्वैपिंग हो जाएगी बेसिकली। फिर तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप सीधा वैल्यू डाल दो ऐसे, ठीक है। फिर तो कोई बड़ा चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो ये कुछ क्लियर हुआ या अभी भी ऊपर से ही गया है? नहीं हो गया ये हम कर क्यों रहे, कैरेक्टर गया को चेंज कर रहे हैं सब? देखो एप्लीकेशंस जो है ना बहुत ही वास्ट हैं। थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि सपोज करो, वैसे तो एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी नॉलेज बढ़ाने के लिए कि A to Z जो है नंबर्स में हम सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने अपने क्लास का डाटा है, मैं किसी क्लास की टीचर हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, उनको ना बच्चों को रोल नंबर की लिस्ट असाइन की, ठीक है। तो मेरे पास सपोज 30 तक रोल नंबर हैं किसी बच्चों के, और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी लिस्ट बने जिसके अंदर मैं सीधा A to Z बच्चों की नंबरिंग नंबर्स में ना होके कैरेक्टर्स में आए, ठीक है, A to Z। तो मेरे पास सपोज मतलब 1 to 30 लिस्ट बनी हुई है, तो अब मैं डायरेक्ट उसको सीधा असाइन कर सकती हूँ 97 से 122 वैल्यूज तक, ठीक है। छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं, बट एज सच कोई अभी तो मुझे एग्जांपल देके मैंने बताया, बट यूज होती हैं ये चीजें भी। बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग्स में ये तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हम ही पता कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। एप्लीकेशंस आप जाके देख सकते हो, जो वेब पेजेस वगैरह बनते हैं, या फिर जो आपका एक्सेल है ना, ये जो एक्सेल डॉक्यूमेंट पूरा हम यूज करते हैं, ये पूरा C++ कोडिंग के ऊपर बेस्ड है। मुझे सिर्फ ये बात पता थी जो कि मैंने आपको आगे बता दी है। आप देखना कि आपको कुछ समझ में आए तो, ठीक है। चलो मैक्सिमम आज मैंने देखा था क्लास में 17 थे, ठीक है। करते करते घटते घटते 12 हो गए हैं। कि मैं बहुत बोरिंग कर देती हूँ, बीच में से छोड़ छोड़ के चले जाते हो। बिजी होंगे, मे बी संडे है। हाँ C++ में इंटेलिजेंट ज्यादा होंगे। हाँ अटेंडेंस लगवाने आए थे ना, तो चले गए। हाँ इंटेलिजेंट, हाँ ये भी केस है। अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तब भी मैं तो यही कहूंगी भाई अपना कुछ और भी कर सकते हो, जिसको जरूरत है वही यहाँ पे रुके, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तो मीटिंग थी, छोड़ दी मैंने निष्ठा की। इतने मुश्किल, इतने जरूरी काम छोड़ के तुम कहाँ ये छोटी अरे मोटी फ्रेशर मीट था और कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज पे चले। अब मैं आपको एक ना आपको क्वेश्चन देती हूँ। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस सुन ली हैं, अटेंड की थी, उनके लिए मतलब पॉसिबल है कि वो कर ले, और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है ना वो भी कर सकते हैं। इतना तक है, सम ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। ये आपको मे बी प्रोग्राम से मिला हो, मैं आई एम नॉट श्योर, मे बी जो आपने C++ किया है उसमें मैम आपको दिया हो, सम ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। इससे मेरा क्या मतलब है, सपोज नंबर है मेरा 687, सॉरी नंबर टाइप नहीं हुआ, 687। मैं क्या करती हूँ 6 + 8 + 7, मुझे आंसर चाहिए। मुझे आंसर से मतलब है, बाय हुक एंड क्रुक मुझे आंसर से मतलब है। और ऐसा नहीं है कि भाई 687 के लिए लागू हो, कोई भी नंबर हो सकता है 3 डिजिट नंबर, बट मेरे को क्या करना है, इनका सम करना है आपस में और रिजल्ट चाहिए। हाँ जी, अब जरा अपना ज्यादा वैसे इसमें कोडिंग
6 हाँ 8 एंड 7 नंबर क्या एक बार रिपीट करना क्वेश्चन? मुझे क्या करना है, सम टू गेट द सम ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर. इन दिस केस आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ 687. हाउ टू गेट 6 + 8 + 7? पहले तो बताओ होता कितना, 15 + 6 21, 21 इसका सम है. ठीक है, तो इसका सम मुझे कैसे दिखाना है, 6 + 8 + 7 ऐसे दिखाना है मुझे. ठीक है, तो उसके बाद मुझे आंसर दिखाना है 21. आप पहले यही वाला एग्जांपल ले लो. चलो 687 का ही आराम से सोचना है, इसके अंदर कोडिंग बहुत कम है. इंटीजर हाँ बताओ. इंट में डाल देंगे 3 वेरिएबल, a = 6, b = 8, c = 7, देन एक और वेरिएबल. ऐसे ही करना होता तो फिर मैं सब कुछ तो बता के ऐसे थोड़ी भाई. पहले एक थ्री डिजिट की वो डाल देंगे, मतलब नंबर डाल देंगे, फिर हम हाँ. डिफाइन कर देंगे, मतलब उसके प्लेसेस डिफाइन कर देंगे, मतलब अच्छा. 100x 10x और एक वंस प्लेस पे. तो फिर हाँ फिर अगेन फिर उसका हम एक वेरिएबल लिख के सम कर देंगे, मतलब 100x, मतलब एक चलो 100x. चलो, आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है कुछ? नहीं, अभी लैपटॉप तो नहीं है. चलो आप ना एक काम करो, कोई कॉपी पेन हो या कुछ हो ना, मुझे कोड हाँ, लिख के. कॉपी पेन है, कॉपी पेन है. हाँ, कोड लिख के ना मुझे यहाँ पे चैट में शेयर कर दो. चलो जिसका भी जो भी मन करता है ना, बाय हुक एंड क्रुक मुझे मतलब चाहिए. थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मजा आएगा. सोचो क्या क्या कर सकते हैं. वन ऑफ द वे तो दिनेश ने बताया कि भाई आप यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस का कुछ कुछ लेके इनटू में एक्स करते चले जाओगे और उनको फिर सम कर दोगे. तो कहना मतलब ऐसे आसान है और लॉजिकली भी ठीक लग रहा है, पर थोड़ा उसको कोडिंग में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. बट कोई बात नहीं, ट्राई करो. कोई और आपको सोल्यूशन दिखता है आप उससे ट्राई करो. 687 चाहिए क्या? हाँ, और ऐसे दिमाग लगाना कि वो ना केवल 687 के लिए आपका रन करता हो, वो हर किसी 3 डिजिट नंबर के लिए वैलिड हो. इन जनरल वे मैं कहना चाह रही हूँ. ठीक है कि एग्जांपल ले लो यहाँ पे, बट इन जनरल सोचना और इन जनरल कोड बनाना. किसी की कुछ दिमाग में आ रहा है तो मुझसे शेयर भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है. दी आप अपने क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ देखो, मैंने स्क्रीन पे लिखा है sum of any 3 digit number. Means if I am taking the example of 687, I want to do 6 + 8 + 7. For this should be applicable, जो भी code हो that should be applicable for any general 3 digit number, not for only 687, but any 3 digit number. But in this case you can take this example. दी आपको कंसोल जो है उस पर मतलब ऐसा लिखा होना चाहिए 6 + 8 + 7 = नहीं जो भी नहीं, इसका आंसर है 21. हाँ लिखाओ चलो लिखाओ. विजय आप यहाँ पे हो? यस मैम. यार मैं मैम नहीं हूँ. आदि. कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ ऊपर से जा रहा है. हाँ, आ रहा है, मैं वही कर रहा हूँ कोशिश. जरा इसमें पहले ना कोई भी कोड लिखने से पहले मैथ्स के ऊपर, लॉजिक के ऊपर दिमाग चलाया करो. लॉजिक मिल गया तो कोडिंग नहीं भी आती, सिंटैक्स नहीं याद रहता तो चलो वो तो प्रैक्टिस से आता है. बेसिकली तो ये C++ कम और मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा है. मैथ्स तो सबने पढ़ा है, 12th तक तो मैथ्स सबने ही पढ़ा है. 12th, हाँ साइंसेज वाले 12th तक तो मैथ्स पढ़ा ही होगा. जब हार मान जाओ तो बता देना.
मान ली क्या? कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। हाँ करो करो करो, मजे से करो। आदित्य आप यहीं पे हो? आदित्य आदित्य अच्छा, कर रहे हो क्या कुछ? ना भी कर रहे हो तो भी बता देना, नो प्रॉब्लम। विल हैव चिट चैट इन द मीनवाइल। ओके। चलो गौरव, हाँ ये दूसरा रोहित कौन है? 4017। जी दी बोलिए। हाँ कुछ कर रहे हो? हाँ किया तो है, मतलब सिंपल है। अच्छा जो भी कुछ भी करे ना, कॉपी पेन पे भी करो तो चैट सेक्शन में भेज देना मुझे। मैंने लैपटॉप में किया है। हाँ उसका भी, उसका तो अच्छा, और भी आप ऐसे खींच के मेरे को यहाँ डाल सकते हो। और अगर मैंने बता दिया ना तो कहोगे कि यार ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। सबको आता है। वनडे चल रहा है इंडिया का। एनीबॉडी वाचिंग? आफ्टर द मीट। हाँ पॉइंट है। तुम लोग वीकडेज में भी कभी फ्री होते हो? सैटरडे को होते हैं। नहीं सैटरडे हम लोग की क्लास होती है सैटरडे को। नहीं अगर किसी को कुछ ज्यादा ही मतलब बीच में क्लासेस, क्योंकि संडे टू संडे ना थोड़ा ब्रेक ज्यादा हो जाता है। अगर इंटरेस्ट बनता हो किसी का, अगर कोई करना चाहता हो बीच में तो सजेस्ट कर सकते हो, अगर करना चाहो। अदरवाइज ठीक है, संडे टू संडे भी ओके। चलो मैं बताती हूँ यार, तुम बहुत देर लगा रहे हो। They wait for 2 minutes, please. बस 2 मिनट। 2 मिनट चलो ठीक है। 2 मिनट में तो मेरी मैगी बन जाएगी। जब बन जाए बताना। अच्छा तो तुम बोलते ऐसे रहे हो जैसे कि तुम खाओगे ना। काश वर्चुअली मैगी भी शेयर हो सकती है। 2 मिनट में बनती नहीं है ना।
आँख अच्छी होती है यार, वो ऐसे ही बोलते हैं ये लोग। हो गया। हाँ चलो जो भी एसएस वगैरह या फोटो लेके ना एक बार चैट सेक्शन में भेज दो। अब चैट डिसेबल्ड है मेरे लिए, पता नहीं क्यों चैट का ऑप्शन नहीं है। चैट डिसेबल्ड क्यों है यार? एक सेकंड। पानी पीना। कहाँ से होगा मुझे तो मालूम नहीं। स्क्रीन भी नहीं शेयर कर सकते होगे तुम? एक्चुअली मेरे पास भी राइट्स नहीं है क्योंकि मैं भी सिर्फ प्रेजेंटर ही हूँ, तो मैं किसी को राइट्स दे नहीं सकती। मतलब मैं इतना ही कुछ कर सकती हूँ जो तुम्हें दिख रहा है। क्लास फोन में चल रही है और वो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। हालांकि ये है कि वाइल लूप से किया है वो, मैंने उसमें ये किया था, पाइथन पे सिखाया था मैं, तो फिर मैंने जैसे जैसे कर दिया वाइल लूप से। वाइल लूप से? मैंने वाइल लूप तो भी कराया है नहीं। मुझे पाइथन में कराया था ना। यार तुम तो ऐसे मतलब पाइथन का सारा कुछ यहीं डाल दोगे। और बच्चे और भी तो है। सपोज मुझे वाइल आता ही नहीं, यूं सोचो मुझे वाइल आता ही नहीं है। बिना वाइल के करके दिखाओ तो माने। तो उसी स्टेप को 2 स्टेप और बढ़ा देंगे। अब बढ़ा दीजिए फिर। चलो आप ऐसे ही बता दो मुझे, मैं ऐसे ही सुन लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती ऐसे। आपको कैसे होता है किसी को पता है क्या? तो मेरे सेटिंग्स में भाई किसने मांगे थे 2 मिनट? मेरे हो गए 2 मिनट। रोहिणी प्रोग्राम फेल कर गया। फेल कर गया। हाँ क्या रोहित? बता दो बता दो। मतलब मान ली तुमने हार। चलो विजय ने तो फिर भी थोड़ा मतलब विजय ने कर दिया है वैसे वाइल लूप से। चलो एक बार ऐसे ही पढ़ के बता दो क्या लिखा है विजय। लाइक इंट, पहले तो इंटीजर डिफाइन किया मैंने, एक्स, सम और वाई। वो मैथमेटिकली होता है ना कि आज आपको जो नंबर है उसको डिवाइड बाय 10 करो, फिर जो रिमाइंडर आएगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को वापस डिवाइड बाय करो, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो ऐड करते जाएंगे रिमाइंडर। हाँ बस बस यही था। विदाउट वाइल भी हो सकता था लेकिन वही है कि 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, बात वही है। चलो अच्छा है जो मैं मेथड मतलब इन जनरल चाह रही थी वो मेथड है इसके अंदर, इसके कोड के अंदर वो मेथड है। चाहे आप वाइल से करो या फिर सिंपली भी कर सकते हो। चलो लेट अस सी कि विजय क्या कह रहा है। तो तुम सबने हार मान ली मतलब है। चलो देखो पहले तो कोडिंग से पहले तो हम लॉजिक पे आते हैं, ठीक है। स्टॉप। ये देखो 687 मुझे क्या करना है? मुझे करना है 7 + 8 + 6। लिखने को मैं 6 + 8 + 7 भी लिख सकती थी या 8 6 7 कुछ मर्जी लिखो, लेकिन ध्यान देना मैंने पता नहीं क्यों 7 + 8 + 6 लिखा है, क्योंकि ये लॉजिक जो है ना उसके हिसाब से 7 + 8 + 6 निकलेगा। कैसे? अगर मैं क्या करूं 687 जो था इसके अंदर सपोज करो मुझे एक एक करके नंबर निकालने हैं। पीछे से शुरू करते हैं। 7 निकालते हैं, फिर 8 निकालते हैं, फिर 6 निकालते हैं, फिर जो भी 3 नंबर निकाले हैं इन तीनों को ऐड कर दें तो मेरी बात बन जाएगी, है ना। सो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू टू एक्सट्रैक्ट द नंबर्स 1 by 1। 7 को निकालो। 7 को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दैट यू हैव टू थिंक। अगर एक बात बताओ 687 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ
तो रिमाइंडर क्या आता है? बताओ भाई में। 7 ठीक है ना? तो 687 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो 680 जाएगा पूरा पूरा और 7 बच जाएगा। ठीक है, 7 तो 7 रिमाइंडर बचता है। तो मैंने क्या किया, जो 7 मैंने क्या किया, पहले तो 687 को 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब जो नंबर था मेरे पास, नंबर को मैंने कर दिया 10 से डिवाइड। ये देखो n इज इक्वल्स टू, ये नंबर को मैं n वैल्यू दे रही हूँ, इज इक्वल्स टू 687। मैंने क्या किया, नंबर को डिवाइड कर दिया 10 से, और डिवाइड करके मैं क्या चाहती हूँ, मैं रिमाइंडर चाहती हूँ। सो फॉर रिमाइंडर मॉड्यूलस, याद है सबको? जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। मॉड्यूलस जो है ना, रिमाइंडर एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, रिमाइंडर बताता है हमें। तो अगर मैं n मतलब नंबर को डिवाइड कर दूं, एक तरह से रिमाइंडर कर दूं 10 के साथ, तो रिमाइंडर बताएगा वो। ठीक है, तो रिमाइंडर को मैं नाम दे देती हूँ R1, रिमाइंडर 1। ठीक है, मेरे पास 7 आ गया इससे। अब क्या करो, अब 7 तो निकल आया, 7 किसके अंदर स्टोर हो गया, R1 के अंदर स्टोर हो गया। चलो 7 का काम खत्म, अब फोकस करो दोबारा से 687 पे। मुझे क्या चाहिए, अब 8 चाहिए। लेकिन क्या हो रहा था कि अगर मैं दोबारा से 687 को 10 से डिवाइड कर दूंगी तो फिर से 7 आ जाएगा मेरे पास। किसी तरह अगर मैं 7 हटा दूं इस नंबर में से, तो बचेगा मेरे पास 68, और 68 को दोबारा से 10 से डिवाइड करूंगी तो 60 जाता है पूरा पूरा 10 पे, 8 बच जाएगा, 8 ही मुझे चाहिए। तो पहले तो काम करो कि 687 में से 7 निकालो बाहर, 7 निकालो बाहर। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए जो नंबर है ना, नंबर को एक तरह से नया नंबर बना रहे हैं, नंबर को पुराने नंबर का 10 से भाग किया हुआ नंबर बनाओ। जी मैंने चैट बॉक्स में भेजा है एक बार। अच्छा, चैट बॉक्स में भेजा है। हाँ ठीक है, रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, हाँ चला के देखा है? चला के चलेगा ही नहीं ये, देखते रह क्या हो रहा है। बार बार नंबर दिया, फिर नंबर देने के बाद तूने 10 से रिमाइंडर करा दिया, 7 आया। अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा फिर y मान लिया, ठीक है, फिर o मान लिया। चल रहा है तेरा? चला के देखा तूने? हाँ दी चल रहा। चलो बढ़िया, वेरी गुड। दिनेश ने भी भेजा है, अरे वाह। चलो, मतलब दिमाग तो है भाई तुम्हें। मजाक मजाक कर रही हूँ, दिमाग तो सब में ही है। हाँ, फर्क इतना है, मेरे में थोड़ा सा कम है, तुम लोगों में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। चलो, तो मतलब कंसेप्ट दोबारा से मैं फटाफट से समझा देती हूँ वैसे, कि क्या किया था मैंने। मैगी तो सही। मैगी मैगी देखो, किचन होगी तुम्हारे घर में, थोड़ा सा उठो बेड से, मैगी का पैकेट ढूंढो। ठीक है, पानी डालो, मैगी मसाला डालो, थोड़ी सी थोड़ी मिर्च डाल देना उसमें, मैगी बना के खा लेना। ठीक है, मेरी तरफ से पार्टी करो, तुम भी क्या याद रखोगे। भाई भेज दियो। देख कितना आलसी है, उठो बनाओ। हाँ तू देखो ले आइयो भाई, रोहित भाई ये साथ में मिल गए, टेंशन मत। चल ठीक है, मैं भेज दूँ मतलब यार, कोई ना। मेरे को यार, मतलब मेरे को तो खुद से बनानी पड़ेगी अपनी। नहीं नहीं, एनीवेज, आप तो हरियाणा से ही हो ना, आपको तो जरूर मिलेगी। वैसे मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ थोड़ी, तो मैगी से जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। चलो देखो, That's why मैं भी नहीं खाता, 2 महीने 4 महीने पहले खाई थी लास्ट। हो मैंने तो वैसे तो बहुत टाइम पहले खाई थी, लेकिन मैंने वो तोड़ दिया था, परसों ही खाई थी। उसके बाद मैंने 3-4 कोई महीने बना के देगा तब खा लेगा भाई रोहित भाई। हाँ, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, बना के देगा तो ही खाने को मिलेगा ना। चलो हो गया हो तो चले आगे। मैगी पुराण बंद। चलो देखो, R1 क्या आया था, रिमाइंडर निकाल के 7 हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, 687 को अगर मैं किसी तरह 68 बना दूं, तो मैं 8 वाला, वही जो R1 वाला मैंने स्टेप लगाया, दोबारा लगा सकती हूँ। अब 687 को 68 कैसे बनाए, फॉर दैट जस्ट डिवाइड द नंबर बाय 10 और उसको नया नंबर बना लो। अगर आप डिवाइड करोगे 687 को 10 से, तो क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन के लिए आप डिवाइड वाला साइन डालो सीधा, क्वेश्चन वैसे आएगा 68.7। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने जो भी हम वैल्यूज डिफाइन करेंगे वो इंटीजर टाइप कर देंगे, तो 68.7 को आंसर हमेशा 68 देगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को भी इस बात में डाउट हो तो दोबारा पूछ लो।
दीदी एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देती हूँ। देखो ये बताओ पहले, ये 4th स्टेप तक समझ में आया? जी। गुड। या तो मैंने 7 निकाल लिया है 687 में से। अब मुझे क्या करना है, 8 निकालना है ताकि मैं सबका सम कर सकूं, फिर 6 निकालूंगी। 8 निकालने के लिए फॉर एक्सट्रैक्टिंग 8 व्हाट कैन आई डू? इफ आई रिड्यूस 687, अगर मैं क्या करूं 687 को 68 बना दूं, सोच लो कि 7 उड़ गया, 7 निकल गया, 68 बना के फिर मैं क्या करूंगी, इसको 10 से डिवाइड करूंगी, फिर जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है, 8 बचेगा रिमाइंडर, क्योंकि 60 पूरा पूरा जाएगा और 8 रिमाइंडर बचेगा। तो 8 मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के रख लूंगी, बाद में उन सबको जो भी बचता जाएगा उनको ऐड करती चली जाऊंगी। ठीक है, तो 8 निकालने का ये तरीका है। लेकिन अगर मैं नंबर 68 बना लूं तो ही, 68 बनाने के लिए क्या करोगे, 687 को अगर 68 बनाना है 10 से डिवाइड कर दो, 687 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 68.7 आंसर आता है वैसे तो। ठीक है, 68.7 आंसर आएगा। पर जो मेरे वेरिएबल होंगे वो सारे इंटीजर टाइप के होंगे, तो वो क्या करेगा, 68.7 भी अगर आंसर है तो वो आपका 68 ही लेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है ना, 0.7 हटा देगा, उड़ा देगा उसमें से, तो 68 मेरे पास बच जाएगा नंबर। फिर 68 में से वही काम करूंगी, उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूंगी। अगर आप 68 को 10 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो तो 8 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूंगी, सपोज R2। फिर 68 को 6 में कन्वर्ट करूंगी, 6 का 6 तो एज इट इज में रख सकती हूँ। चलो देखो, पहले तो मैंने नंबर को 5th लाइन में 10 से डिवाइड किया तो नंबर हो गया 68.7 और नंबर इंटीजर में रह जाएगा 68। अब मैं क्या करूंगी, 68 में से मुझे 8 एक्सट्रैक्ट करने के लिए R2 इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10। अब जरा 68 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 8 बचेगा। 68 में से 8 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 8 को स्टोर करा लिया R2 वेरिएबल के अंदर, ताकि मैं लास्ट में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकूं। दोबारा से नंबर को, नए नंबर को, बेसिकली पुराने नंबर का ही 10 से भाग करके नया नंबर की वैल्यू है। देखो अब मैं दोबारा से 10 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 68 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आपका वो क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, 6.8 आएगा। अगर आप 68 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आपका क्या आएगा, 6.8। लेकिन क्योंकि हम इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 0.8 को उड़ा दो और क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। अब नया नंबर क्या हो गया, 6 हो गया है। तो क्या करो आप, R3 इज इक्वल्स टू सीधा n कर सकते हो। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो नया नंबर बना है वो n/10 था और n/10 को ही जो भी आंसर आएगा 6 उसको हमने स्टोर करा लिया। फिर हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू किसी वेरिएबल में स्टोर करा के आंसर दे देंगे। चलो बताओ, कुछ समझ में आया? आ गया समझ में। अजय ने पूछा था कि आदित्य ने पूछा था? मैंने पूछा था। आपने पूछा था, बताओ कुछ समझ में आया? जी आगे समझ। अजय, अंकित तो आज शांत बैठा है बिल्कुल, इमोजीज हाँ आ गया ना समझ में। किसी को अगर ना आया हो तो एक बेहतर उपाय ये है कि आप अपने हाथ में कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, और जो जो मैं बोला वो लिखो, आंसर कैलकुलेट कर करके देखो, साथ में अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत तुम भी करो यार, सारा कुछ मैं से बुलवा रहे हो तुम लोग तो हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद आप ये लगाओगे तो आपका आ जाएगा आंसर। चलो एनीवेज थोड़ा करके भी देख लेते हैं, इतना बोल लिया है तो करके तो देखना बनता है। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इंट मेन करली ब्रैकेट्स। अच्छा, इंट नंबर मैंने दिया था n इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इंट के साथ आप R1 R2 R3 भी डिफाइन कर लो, वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपने R1 को कहा कि वो
मॉड्यूलस है बाय 10, ठीक है। तो इसके बाद सेमीकोलन, के बाद भी सेमीकोलन, 19th लाइन के बाद, बस सबके बाद सेमीकोलन ही डालना है। अच्छा, सेमीकोलन R3 सेमीकोलन, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद लाइन लिख दो सी आउट द सम ऑफ 3 digits of 3-digit number is, उसके बाद इसको हटाओ यहाँ से पहले तो, उसके बाद R1 सी आउट करा दो, R1 + R2 + R3 ये हटा दो, ठीक है। और उससे पहले आप एक और काम कर सकते हो, ये 687 जरूरी नहीं है भाई, 687 आप एक काम करो, यूजर से कहो कि भाई कोई भी अपने मनपसंद 3 डिजिट नंबर आप एंटर कर दो, तो क्या बोलेगा, एंटर, कंप्यूटर आपसे मतलब पूछेगा आप कोई भी अपना मनपसंद नंबर एंटर करो, तो एंटर एनी 3 डिजिट नंबर। किसी को कुछ पूछना हो बेसिक्स में से तो पूछ लेना, जिन्होंने भी डाउट मतलब फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। सी इन, उसके बाद एन, जो नंबर हमने माना है वो एन है, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है 3 डिजिट का, वो एंटर कर दिया। उसके बाद वो वही प्रोसेस लगाएगा, कोई भी नंबर हो प्रोसेस वही रहेगा। उसके बाद हम आंसर देख लेते हैं इसका पहले तो, एग्जीक्यूट कंपाइलर एंड रन। अरे भाइयों बताओ ना, गलती है इसमें। 24 लाइन। क्या हो गया? एक तो ना इसमें से वो चला जाता है। R3n मॉड्यूलस 10 आएगा ना? हाँ क्या R3n मॉड्यूलस 10 हो या फिर एक ही बात है? एक ही बात है यार, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो एरर तो अभी भी परसिस्ट कर रहा है, इट मींस कुछ और गड़बड़ की है मैंने। बंद कौन करेगा इसको, बंद कौन करेगा इसको, मतलब तुम तो मतलब इसको हटाओ, क्योंकि बताओ। अब R3 सही है, मतलब R3 सही लिखा है, क्यों? क्योंकि लास्ट में बचेगा ही 6, तो जरूरी है उसको 10 से मॉड्यूलस करा के फिर 6 ही रिमाइंडर बचेगा, वो तो पता ही है। इतना तो ये खुद भी लगाएगा हिसाब किताब, सब कुछ हम ही करके देंगे इसको। अब चल रहा है ना एंटर एनी 3 डिजिट नंबर 999, तो आंसर आना चाहिए 27, तो आना चाहिए। आ गया, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 27। एनी डाउट एनीबॉडी? किसी को कोई संशय है इसमें? क्लियर ऑल क्लियर मत बोलना, मेरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। एक बार हमारे स्कूल के टीचर ने पूछा हमें, एसएसटी पढ़ा रहे थे वो हमें, कि इज इट क्लियर, तो हमने कहा क्लियर। मैम कहती इज इट क्लियर और ऑल क्लियर? हमने कहा मैम ऑल क्लियर। हमने तो ये कि मैम कोई भी डाउट नहीं है, तो हमने बोल दिया ऑल क्लियर। तो हम कहती अच्छा ऑल क्लियर, सब कुछ सर के ऊपर से। उस दिन मुझे समझ आया कि ऑल क्लियर और क्लियर में फर्क क्या होता है। तो तुम ऑल क्लियर मत बोलना मुझे, ठीक है? हाँ क्लियर करा जब ये क्लियर है ना? अच्छा कौन कौन है जिनको आज पता चला है कि इसमें क्या क्या फर्क होता है? अच्छा अंकित को नहीं थी। अरे वाह वाह, देखो फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो सारे के सारे, वाह वाह वाह। फिजिकल केमिस्ट्री से हैं हम। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री से कौन है जी यहाँ पर? दिनेश। चलो यार, जो भी डिग्री कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता। अंसराज में हो ना, परसेंटेज का क्या है, अंसराज में आने के बाद सब बराबर हो जाता है। इसीलिए केमिस्ट्री लेना पड़ा मजबूरी में। तो मतलब वैसे फिजिक्स में इंटरेस्ट था लेकिन केमिस्ट्री लेना पड़ा। मैथ्स में था। मैथ्स में मैथ्स साथ कंप्यूटर लेते हैं, जी में फर्क हुआ ही नहीं।
और आर्यन कहाँ से है? परसेंटेज बहुत कम थे। आर्यन कौन से कोर्स से हो? फिजिक्स ऑनर्स से। या आर्यन को बोलने दो भाई। आर्यन यार, वो मैगी बनाने गया होगा ना। अच्छा मैगी बनाने गया आर्यन। चल हमें भी थोड़ी थोड़ी टेस्ट करा दे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। वैसे बोलने की मनाही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो चलें आगे। मैं आगे ना एक शुरू जो सिर्फ स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है। मतलब कि नेक्स्ट क्लासेस में चलता रहेगा, जो कि एक्चुअली आज की क्लास बेस थी, जिसपे थी वो थी कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखो, कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। पहले तो ये देखो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है ना किसी भी प्रोग्राम का, उसको कंट्रोल करती हो, वो होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है इन डिटेल, मैं अगर छोटा सा प्रोग्राम लिख के दूं आपको, हम पहले वो जो 3 लाइनें होती है इंक्लूड आयोस्ट्रीम, वो मैंडेटरी है, वो मान के चलो कि मैंने लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने इंट एक्स दिया, ठीक है। इंट एक्स के बाद मैंने एक्स की वैल्यू, ठीक है, 10 दे दी। फिर मैंने कहा कि भाई सी आउट एक्स करा दो, ठीक है, सी आउट एक्स करा दो, तो वो एक्स की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। फिर रिटर्न 0 कर दूंगा तो आंसर खत्म हो जाएगा। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि प्रोग्राम रन कैसे करता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, पानी किस तरफ बह रहा है, किस दिशा में बह रहा है, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। ओके, सो दैट मीन्स कि पहले वो इंट एक्स पे जैसे ही कर्ली ब्रैकेट शुरू हो जाते हैं ना इंट मेन बॉडी के, तो वो देखता है कि आपकी कोडिंग में थर्ड लाइन पे आएगा सबसे पहले वो कहेगा अच्छा जी इन्होंने इन टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है। फिर वो फोर्थ लाइन पे आएगा, अच्छा आपने x की वैल्यू को 10 दी है, फिर वो स्टोर कर लेगा ये वैल्यू। फिर आप बोलते हो सी आउट x, मतलब कि x की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, फिर वो रिटर्न 0 कर देगा, वहीं पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से लाइन बाय लाइन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। बट कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर एक पूरा टॉपिक है जिसके अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें अगर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम को चेंज करना हो या फिर कुछ पर्टिकुलर तरीके से कंट्रोल करना हो किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को, तो वो हमें मदद करता है उसमें। जैसे कैसे मदद करता है, अगर किसी को भी थोड़ा सा C++ का पहले से आइडिया है तो मैं थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आपने सुना हो वाइल लूप का नाम, वाइल इंग्लिश में, लूप भी छोड़ो आप, वाइल का आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। इंग्लिश में वाइल तो सुना होगा, वाइल तो वर्ड है भाई। तो वाइल, सुना है। हाँ, तो वाइल का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में हम वाइल का यूज करते हैं। वाइल का हिंदी में कोई, हाँ जी बताओ। जबकि और कोई, जब देखो अब अलग अलग प्रकार के आंसर सुनने को मिलेंगे। जबकि जब और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, और कोई, जब, वाह, जबकि जब पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी विष्णु आप बताओ। जबकि या तो तुम लोगों की हिंदी बहुत खराब है या तुम्हें सच में वाइल का मतलब नहीं पता। दोनों में से एक बात तो पक्की है। अरे भाई वाइल का मतलब होता है जब तक, जबकि और जब और जब तो बिल्कुल नहीं होता, जब तक, अनटिल, या फिर पीरियड ऑफ टाइम। इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करें तो अभिषेक ने कहा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड की बात है कि भाई जब तक, है ना। तो until you keep on doing the push-ups until it turns 10 AM in the clock, जब तक 10 नहीं बज जाते घड़ी में तब तक पुशअप्स मारते रहो। कौन करता है एक्सरसाइज सुबह सुबह? मैं करता हूँ डेली। वेरी गुड। और तुम सब सो रहे होते हो? अच्छा विष्णु भी करता है।
आया हूँ अभी। अरे वाह, कुछ ऐसे लोग होते हैं साथ में एक्सरसाइज ही करते हैं, पढ़ते बिल्कुल नहीं। अंकित, अभिषेक, और कोई एक्सरसाइज नहीं करता? विष्णु भी एक्सरसाइज करता है? चलो अच्छी बात है, एक्सरसाइजिंग एवरी डे, एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। अंटिल यू कीप योर और यू क्या बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बनानी नहीं होता, अंटिल जब तक पसीना ना आ जाए, ठीक है, जब तक पसीना ना आ जाए, ठीक है, तब तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सर्दी में पसीना निकालना तो बड़ा मुश्किल होता है ना। चलो वापिस आते हैं वाइल पे, कि वाइल मीन्स कि until some kind of हमने कोई भी कंडीशन दी है, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, to do one thing again and again till something happens, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, जब तक आप स्वेटिंग नहीं हो जाता तब तक एक्सरसाइज करते रहो। तो उसमें क्या होगा, अच्छा सपोज कोई और एग्जाम्पल है, किसी क्लास में आपकी क्लास में कोई रोबोट आया है, आप सोचो कि किसी रोबोट का बर्थडे है और वो आपकी क्लास में आया है और उसको टास्क मिला है कि आज मैं, चलो यार मेरा बर्थडे है, आज मैं ना सबको आई विल डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो क्लास में 40 बच्चे हैं, अब वो रोबोट है, वो इंसान तो है नहीं कि दोस्ती को चल यार तू 2 रख ले, तू 4 टॉफी रख ले, तू मेरा भाई है चल तू 5 रख ले, ऐसा नहीं। तो उसको क्या है, उसको पता है कि भाई सबको एक एक टॉफी देनी है, उसके लिए कोई दोस्त नहीं कोई दुश्मन नहीं, ठीक है। और एक और बंदा हाथ में टॉफी का पैकेट लेके खड़ा है, वो आता है टॉफी निकालता है, बंदे को देता चला जाता है। अब उसको क्या पता, अरे उसको क्या मालूम कि ये बंदा है, फिर आखिरी बंदा जो है ना वो आखिरी बेंच पे बैठा है, फर्स्ट बंदा फर्स्ट बेंच पे बैठा है, तो लास्ट वाले बंदे तक टॉफीज बांटनी है। तो उसको कहेंगे, हम स्टेटमेंट देंगे, भाई जब तक ये A11 मतलब कि ये पहली रो का पहले बंदे से ANN A33 मतलब अगर 3x3 मैट्रिक्स की बात करूं तो A11 से लेके A33 तक लास्ट तक बांटनी है, तो वो A11 पूरा हो गया, टिक कर देगा। A12 मतलब कि फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट पे जाएगा, टॉफी बांटेगा, वापस आ जाएगा टॉफी लेने। A13 फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट को टॉफी पकड़ाएगा, ऐसे A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33, जब तक A33 नहीं आ जाएगा वो टॉफीज बांटता चला जाएगा एक एक, ठीक है सबको। तो वाइल A33 हम कुछ स्टेटमेंट देंगे ना, तो ऐसे ही तो क्या होगा, वही काम रिपीट कर रहा है। तो जबकि अगर एक आप नॉर्मल प्रोग्राम सोचो तो टॉफी दी, रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म, वो रिटर्न 0 नहीं कर रहा है। सपोज थर्ड लाइन का मतलब है टॉफी 2, फिर वाइल लिखा है A33, मान के चलना फोर्थ लाइन में लिखा है वाइल A33 और फिफ्थ लाइन में लिखा है रिटर्न 0, तो क्या करता है, टॉफी देता है, ठीक है। वाइल दिस, तो रिटर्न 0 पे नहीं भाग जाता, तो पहले देखता है अरे वाइल दिस, वापस जाओ थर्ड पे, फिर फोर्थ पे आया, अरे देखा अभी नहीं हुआ, अरे फिर थर्ड पे गया टॉफी बांटी, फिर फोर्थ पे आया, फिर थर्ड पे गया, फिर फोर्थ पे गया, फिर जब देखेगा कि अरे फाइनली A33 हो गया, फिर रिटर्न 0 आएगा। तो देखा जाए तो इसमें लाइन टू लाइन प्रोग्राम नहीं चला, जबकि चलना चाहिए था 3, उसके बाद 4 आना चाहिए, उसके बाद फिफ्थ लाइन आनी चाहिए, वो 3 4 3 4 3 4 घूमे जा रहा है। तो एक तरह से कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि वाइल। और भी बहुत सारे लूप्स होते हैं, इफ हो गया, इफ एल्स लेटर हो गई, गो टू होगी, और डू वाइल हो गया। हाँ जी बोलो, किसने कुछ बोला? फॉर लूप भी होता है ना, फॉर जी, फॉर लूप भी होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लूप्स होते हैं। तो इन लूप्स की स्टडी हमने करनी है, बट नॉट टुडे बिकॉज टाइम हैज मतलब कि टाइम हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में, अच्छा नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 6/7 मतलब 13 तारीख को नेक्स्ट क्लास होगा, है ना, 13th of February, ठीक है। तो 13th को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो किसी को कुछ पूछना है?